वो तो अब समझ में आ रहा है कि हाथ तो मिल ही जाएगा, दिल भी मिल जाएगा। अब कुमारस्वामी साहब आपके लिए सबसे समर्पित नेता भी बन जाएंगे जनता के लिए, लेकिन उसके लिए आपका ग्राफ थोड़ा उठना जरूरी है। नहीं, मैं आज अभी के परिणामों से नहीं कह रहा हूँ, अभी को परिणाम को लेके नहीं कह रहा हूँ। हमने बराबर कहा है कि ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप पूछे, आज के परिप्रेक्ष्य पूछे, अभी मैं इसके लिए 2 घंटे इंतजार करूंगा और आज के जो स्थिति के बारे में टीका टिप्पणी करूंगा। लेकिन कांग्रेस ने तो अभी से टीका टिप्पणी की कि एचडी कुमारस्वामी हमारे लायक ही नहीं है, इसलिए कि उनको मोच नहीं है और मोच नहीं वाला ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने हमारे भाई सापरा जी। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सौरभ जी, मैं इनका उत्तर दे दूं। सापरा साहब मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर जी कुछ कह रहे हैं। जवर साहब, आप लोगों के पास जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा जो कि कर्नाटक में भी उतने ही पॉपुलर थे, वो थे। प्रदेश के सबसे पॉपुलर लीडर में कहा जाता है येदियुरप्पा, वो थे। बावजूद इस प्रकार के आंकड़े आना, क्योंकि बहुत दिनों तक आपने कैंप किया था कर्नाटक में, महीनों रहे आप वहाँ, क्या ये फीडबैक उस समय पार्टी संगठन को नहीं मिल रहा था कि हमारी स्थिति कमजोर हो रही है? उसके पीछे कोई एनालिसिस करने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने पॉपुलर लीडर हमारे पास हैं, फिर भी हमारे लिए माहौल अच्छा नहीं दिख रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज हर लोग जानते हैं, वो आप भी जानते हैं पराशर जी, कि हम हर इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ते हैं, परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम मजबूती से लड़ते हैं और इस इलेक्शन को भी हमने मजबूती से लड़ा। परिणाम हमारे फेवर में है तो भी हम उसकी समीक्षा करते हैं, परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए तो भी हम समीक्षा करते हैं। इसलिए कि हर जो रिजल्ट आता है उसकी इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है कि कहाँ सही कहाँ गलत, हमारे जो रिसोर्सेस है उसको मोबिलाइज किस तरह से करना चाहिए था, कहाँ ज़्यादा आदमी लगाना चाहिए था, कहाँ कम लगा, और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस बूथ में पन्ना प्रमुख का परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए हम हर बार समीक्षा करते हैं। अब इस बार भी जो परिणाम आएंगे उसका भी समीक्षा करेंगे। लेकिन चलिए मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं। क्या आपसी सिर्फ उठावल और खींचतान, राष्ट्रीय स्तर के एक नेता और कर्नाटक के जो नेता थे, उसने समस्या आप लोगों को ज्यादा बड़ी कर दिया, ज्यादा विकराल कर दिया? इन दोनों के बीच जो खींचतान और तनातनी चली, आप भी जानते हैं पराशर जी कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ाई करती है। आपसी जो खींचातानी ये अपने तक महदूद रह सकता है, लेकिन संगठन की जब बात आती है तो संगठनात्मक काम में कोई हस्तक्षेप कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं कर सकता। और ये बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब एक समान होते हैं, सब कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक सबसे छोटा कार्यकर्ता, सब अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। कोई परिवार वाली पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई सुप्रीम है कोई जमीन पे है, सब कार्यकर्ता है और सब कार्यकर्ता समर्पित होकर उतना ही समय लगाते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई खबर मिली होगी, लेकिन उसमें सच्चाई है कि नहीं ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी। पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर पूरी अच्छा चले ठीक है। देखिए अभी बात होते होते कांग्रेस 121 पर पहुंच गई है और जेडीएस 22 पर घटकर फिर 22 पर आ गई है। ये पहले जो है 20 के नीचे चल रही थी कुछ वक्त पहले तक, बढ़कर 30 के ऊपर एक बार फिर हो गई थी, अब देखिए फिर 22 पर आ चुकी है। जी शंकर अन्ना साहब, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि चाची को मुझे भी आएंगे और चाचा जी गवर्नर के पास भी जाएंगे और बोलेंगे कि कुमारस्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो चाची कौन होगी वो 2 घंटे में मालूम पड़ेगा, कमल होगा या हाथ होगा। अभी तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है आंकड़ों में। सापरा जी कह रहे हैं मोच नहीं रखते कुमारस्वामी जी, इसलिए हो ही नहीं सकता। चाचा चाची दोनों कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा, ऐसा कह रहे थे वो। सर ये आपने आज पूरे दिन के लिए हमको एक हिट डायलॉग दे दिया है। अब मैं ये पूरे जब जो मेहमान आएगा उसको सुनाऊंगा। जेडीएस के हमारे साथ शंकर अन्ना साहब कह रहे हैं चाची को मूछें भी आएंगी और चाचा गवर्नर के पास भी जाएगा और बोलेगा कि अनकंडीशनल सपोर्ट है एचडी कुमारस्वामी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए जेडीएस की ग्राफ को 30 के ऊपर जाना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कांग्रेस पार्टी के नंबर 112 से नीचे आने पड़ेंगे, जो अभी 122 पर खड़े हुए हैं। जी सापरा साहब, देखिए आंकड़ों से खुलेआम नजर आ रहा है कि कर्नाटका की जनता ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में और मोदी मैजिक जो है वो फेल हुआ है। जिस तरह के मुद्दे इन्होंने उठाए थे, इन्होंने कहा कि कर्नाटका की जनता को मोदी जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो जनता ने उस पर भी रिएक्ट किया है। मोदी जी ने कहा कि कर्नाटका को नंबर 1 राज्य में बनाऊंगा,
तो भाई 3.5 साल आपके पास में थे, तब क्यों नहीं आपने नंबर 1 बनाया? तब आपने नंबर 1 उसको भ्रष्टाचार में बना दिया, 40% कमीशन खोरी का टैग आपके माथे पर लग गया। तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो डबल इंजन की बात ये कर रहे थे, वो डबल इंजन जो है वो डीरेल हुआ है। वो डबल इंजन ट्रबल इंजन नजर आया है लोगों को, और लोगों ने उस डबल इंजन को लाल झंडा दिखा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े जिस तरह से गिर रहे हैं, 73 पर अभी आ गए हैं, उससे नजर आता है कि जनता ने इनको लाल झंडी दिखाई है। और अब ये जितनी जुमलेबाजी और जितना झूठ बोलते थे, वो आने वाले समय में जो और राज्यों में चुनाव है उसमें भी ये एक्सपोज होंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कर्नाटक की जनता ने न मोदी जी पर विश्वास जताया, न अमित शाह पर, न नड्डा पर, न इनके कोई और आला नेताओं पर। जनता ने विश्वास जताया कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे, जो ये बात करेंगे कि हमारे को नौकरी किस तरह से मिलेगी, हमारी जो गरीबी है वो किस तरह से दूर होगी, किसानों की समस्या जो है, किसान जो है वहां पर सेकंड मतलब सुसाइड के केस जो है महाराष्ट्र के बाद में सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। 4258 किसानों की मृत्यु या सुसाइड जो है वो 2018 से लेकर के अभी 2023 में हुई है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे थे जमीनी स्तर पर, जिस पर बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बोला। प्रधानमंत्री भी आए और बजरंग बली की बात करते रहे, डबल इंजन की बात करते रहे, आतंकवाद की बात करते रहे, लेकिन कर्नाटका की जनता की बात उन्होंने नहीं की। ये नहीं कहा कि एक गरीब को मैं किस तरह से उठाऊंगा, एक महिला को जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा उसको मैं किस तरह से उसकी जेब में पैसे जाएंगे ये बताऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटियां थी उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, नहीं ठीक है, अब आपको आंकड़ों में कुछ दिख रहा है तो आपकी बात को काटने का कोई औचित्य नहीं है। राघवन, अगर कोई आपके पास अपडेट आ रहा हो किसी कोई बड़ी सीट का लेकर के? जी बिल्कुल, देवनहल्ली से एक अपडेट है सौरभ, जिसमें KH मुनियप्पा जो 7 टाइम के MP है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर उनकी जो लीड का मार्जिन जो है वो सिर्फ 123 सीटें, हमने जिक्र किया था अभी, बहुत क्लोज कंटेस्टेड सीट्स यहां पर इस बार देखने को मिल रही है। तो एक सीट वो भी है। और कुमार स्वामी चन्नपटना से अगर हम बात कर लें तो जो CP योगेश्वर हैं बीजेपी के, उनसे वो सिर्फ मात्र 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, बॉम्बे कर्नाटक की सीट, और बॉम्बे कर्नाटक जहां पहले बात होती थी तो बीजेपी की बात होती थी, इसमें सब नीला नीला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये एकदम रिवर्स ट्रेंड अगर हम कह सकते हैं। पिछली बार अगर हम बात कर लें, ये पहले जो 18 सीटें आप देख रहे हैं ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट की है। 18 सीटों में पिछली बार बीजेपी के पास 10 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8 है। अगर आप अभी आंकड़े का अनुमान लगाएं तो अभी कांग्रेस के पास 10 दिख रही है और बीजेपी के पास 8 जा रही है। ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि ये लिंगायत बेल्ट है। बेलगावी जो है सबसे पहले बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 18 सीटें आती है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव रहता है। ये डिसाइड एक पहला बड़ा टेक अवे क्या कर्नाटक के चुनाव में इस बार लिंगायत समुदाय ने पहली पसंद कांग्रेस को माना? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है अगर ये नतीजों में तब्दील होता है सौरभ, तो ये बिल्कुल लगता है कि जो बेल्ट है, आप देखिए पूरा बॉम्बे कर्नाटका का करीब 30 सीटें जो पिछली बार बीजेपी के पास थी वो अब कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो बिल शिफ्ट है, साफ साफ दिख रहा है, एक डिवीजन साफ उसमें नजर आ रहा है। ये 50 सीटों पर 500 वोट का से कम का अंतर है, 100 सीटों पर 2000 वोट का मार्जिन चल रहा है। चलें 2000 वोट का मार्जिन तो फिर भी ठीक, 500 वोट से जो ये 50 सीटें डिसाइड होनी है ये तो कहीं भी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक नेचर है कर्नाटक के चुनाव की। अगर हम बात कर लें तो अगर 2018 की बात करें तो 32 ऐसी सीटें थी जिसमें जीत का मार्जिन सिर्फ 1000 से कम था। कुछ सीटों पर तो 100 वोटों से भी उस वक्त जीत हासिल हुई थी। तो इस बार वो अंतर और बढ़ गया है। इस वजह से बढ़ गया है कि बहुत क्लोजली कंटेस्टेड फाइट है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कुछ जगह पर जैसा हमने बताया देवनहल्ली, वहां पर जेडीएस और बीजेपी के जेडीएस और माफ कीजिए कांग्रेस के बीच में, KH मुनियप्पा के बीच में अगर चन्नपटना की बात कर लें तो वहां जेडीएस और बीजेपी के बीच में एक क्लोज फाइट दिख रही है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। कोल्लेगाला आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग, 2004 में सिर्फ 1 वोट से वहां पर जो महेश जीते थे बीजेपी में, वो अब पीछे चल, 1 वोट से जीते थे, वो अभी पीछे चल रहे हैं। और उनसे जो 1 वोट से हारे थे वो तकरीबन 1000 वोट से वहां पर कोल्लेगाला चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में वो आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत रिवर्स ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल जाता हुआ। उसमें 20 सीटें सौरभ ऐसी है जहां पे मार्जिन सिर्फ 200 है, 200 या उससे कम है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 200 का मार्जिन 2.5 घंटे के बाद, मतलब वोटिंग शुरू होने के 2.5 घंटे के बाद विधानसभा के चुनाव में मार्जिन सिर्फ 200 का हो, ऐसी 20 सीटें हों तो अभी भी इसका मतलब कि गेम किधर भी पलट सकता है, किधर भी जा सकता है। और अब पहले भी देखते रहे हैं कि 2 से 3% का ही फर्क होता है दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर को लेकर। तो इससे समझा जा सकता है कि मुकाबला तो नजदीकी होना ही था, इस बार कुछ और ज्यादा नजदीकी दिख रहा है। 20 सीटों पर मार्जिन 200 सीट का है,
50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 सीट से कम मार्जिन पर वो डिसाइड हो रही हैं, और ऐसी ही सीटें हैं कुछ जहां पर मार्जिन 2000 से कम वोटों का है। तो आप समझ सकते हैं कितना नजदीकी मुकाबला जो है वो चल रहा है। दूसरी बड़ी बात कि बड़ा टफ फाइट जो है वो ओल्ड मैसूरू रीजन में कांग्रेस और जेडीएस के बीच में चल रहा है मुकाबला। जेडीएस का जो ग्राफ आपको कभी ऊपर कभी नीचे दिखाई देता है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ टक्कर का नतीजा है। अगर जेडीएस उठती है तो कांग्रेस कम होती है और वाइस वर्सा। जी बिल्कुल, वो ओल्ड मैसूरू रीजन की यही वजह है। देखिए 62 सीटें वहां पर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। सबसे बड़ा रीजन है 10 डिस्ट्रिक्ट वहां पर आते हैं और हमेशा से ये स्ट्रांग होल्ड रहा है। हासन जहां से देवेगौड़ा बिलोंग करते हैं वो सीट भी ओल्ड मैसूरू रीजन में है, और पिछली बार कम से कम मंड्या, हासन, देखिए जेडीएस की 21 में से 15 सीटों पर मार्जिन 1000 से कम है। ये जो 21 हम लीड दिखा रहे हैं इनमें भी मार्जिन 1000 से कम का है। ये साफ पता चलता है कि जो क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट्स हैं, जिसमें ओल्ड मैसूरू रीजन की मैक्सिमम सीट्स इसमें आपको दिखेंगी। जैसे जैसे हम इसका एनालिसिस करेंगे सौरभ, पता चलेगा कि इसमें ओल्ड मैसूरू जो रीजन की सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम वोट बैंक जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो जेडीएस के साथ रहता है, वो इस बार शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ। इसी वजह से जो फाइट है वहां पर, क्योंकि वोकली का डोमिनेंट कम्युनिटी है, सेकंड लार्जेस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी मुस्लिम है, तो ऐसा लगता है कि वो वोट शिफ्ट की वजह से ये मार्जिन जो है बहुत नैरो नजर आ रहा है। क्या वजह है इसकी, आप समझ पाते हैं कि क्यों इस बार वो मुस्लिम वोट जो उस रीजन में खासकर पसंद करता था कुमारस्वामी साहब को, वो इस बार कांग्रेस को चुन रहा है? जी देखिए, बहुत बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि परसेप्शन का जो बैटल था वो हमेशा ये रखा कि इस बार वो हमेशा चुनाव जीतने के मोड में है। 6 महीना पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था। एक बड़ा मैसेज कम्युनिटी को ये देने की कोशिश की गई, जैसे जिसकी चर्चा हम लगातार करते हैं, कि बजरंग दल का नाम मैनिफेस्टो में बहुत हाईली रिस्कफुल था, लेकिन कैलकुलेटेड मूव था। कैलकुलेटेड इसलिए था क्योंकि जो कोस्टल कर्नाटक का रीजन है, आप देखिए अभी भी 16 सीटों पर बीजेपी को बढ़ा था। पिछली बार भी उन्होंने 16 सीटें जीती थी। आरवी देश पांडे जो हिलियाल के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, वो शायद वहां से हार रहे हैं, तो 16 से 17 सीटें हो जाएगी। यही कांग्रेस के नेता ने मुझे बताया कि हो सकता है कि एक सीट उनका नुकसान कोस्टल कर्नाटका में हो जाए, लेकिन अगर इसका फायदा उन्हें ओल्ड मैसूरू रीजन में मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन से होता है तो उसका रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन कांग्रेस के पक्ष में होगा, और ऐसा होता हुआ दिखता है। क्या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि उसके बाद इसको कंसोलिडेट करने के लिए, पोलराइज करने के लिए जो कैंपेन बीजेपी ने चलाया वो ओल्ड मैसूरू में बैकफायर कर गया? अब बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी पे इस मुद्दे को लेकर अटैक किया गया वो ओल्ड मैसूरू रीजन में निश्चित तौर पे बैकफायर किया है। और बीजेपी के पास, बीजेपी की रणनीति ये थी कि उन्हें ऐसा लगा कि इस पूरे चुनाव में यही एक नैरेटिव ऐसा आया है जो कि उनके पक्ष में है। अन्यथा अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो कैंपेन आपको नजर आएगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का, वो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पे है और बीजेपी उसे फॉलो करने की कोशिश कर रही है। जैसे दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो को अगर आप देखें सौरभ, तो दोनों में लगभग एक जैसी लुभावनी बातें थीं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो लगातार चर्चा का विषय रहा, जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो को किसी ने चर्चा तक नहीं की। ऐसे में जैसे ही बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात आई, बीजेपी के पॉलिटिक्स को मसला सूट किया और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी उस मसले को लेकर लगातार उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा नजर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।